Good morning, BBA third sem and BCom second year. Taxation part 1. In the last lecture, we have discussed about the retrenchment, compensations, exemptions amount. Now, today we have discussed about the earned leave salary on retirement, यानी कि अर्जित अवकाश वेतन, जिसे हम बोलते हैं earned leave salary. It is a part of form of salary on retirement के लिए होती है. इसके लिए सेक्शन है वो है सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A. सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A. ये तुम्हारा क्या हो गया? अर्न लीव सैलरी, यानी कि अर्जित अवकाश वेतन जो एक एम्प्लॉय द्वारा अपनी सर्विस के टाइम पर जो उससे एम्प्लॉयर के द्वारा जो उससे अवकाश मिलते हैं, जिसकी उसको पेड कहते हैं, पेड लीव जिसे वो बोलते हैं पेड लीव, यानी कि अगर वो छुट्टी लेगा फिर भी उसे क्या होगा, उस छुट्टी का पैसा दिया जाएगा. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, अगर वो उस छुट्टी को नहीं लेता है तो वहाँ पर उसकी वो छुट्टी जो है, वो जो लीव है उसकी, वो क्या होती है, ऐड होती रहती है. फिर लास्ट में जब वो रिटायरमेंट होता है तब उसको जो उसके पास में अर्न लीव है, यानी कि जितने दिन उसने छुट्टी नहीं ली है पेड लीव में से, उस पर उसको क्या मिलता है, कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाता है, उसे बोलते हैं अर्न लीव सैलरी. ठीक है. देखो इसमें होता है कि कर्मचारी के सेवा काल के दौरान सेवा शर्तों के अधीन विभिन्न प्रकार के अवकाश दिए जाते हैं. दिए गए अवकाश में से कर्मचारी द्वारा उपभोग नहीं किए गए अवकाश की राशि को अर्जित अवकाश की राशि कहते हैं. जैसे कि एक एम्प्लॉय, सुनना, एक एम्प्लॉयर है XYZ अपनी कंपनी के रवि, जो कि क्या है, कंपनी का एम्प्लॉय है, उसे ये कहता है कि तुम ईयरली 12 लीव तुम्हारे पास में लीव पेड है, यानी कि तुम अगर एक साल में 12 छुट्टी लेते हो तो उस पर तुम्हारी सैलरी डिडक्ट नहीं की जाएगी, कट नहीं की जाएगी, सैलरी पूरी में से पूरी मिलेगी. अगर तुम कितनी सैलरी लेते हो, 12 लीव लेते हो, और 12 लीव से अगर ज्यादा लोगे तो जितनी तुम ज्यादा लोगे उस पर तुम्हारा क्या होगा, सैलरी काटी जाएगी. ओके. तो यानी कि हर मंथ की कितनी हो गई, एक सैलरी तुम्हारी क्या हो गई, पेड सैलरी है, यानी कि पेड लीव है, यानी कि जिस दिन तुम छुट्टी लोगे फिर भी तुम्हारी सैलरी क्या होगी, तुम्हें मिलेगी. ओके. ये होता है लीव सैलरी. अब क्या हुआ, एम्प्लॉय ने 12 साल काम किया है, 12 ईयर किसी फैक्ट्री या किसी ऑफिस में सर्विस दी है, 12 ईयर. तो यानी कि हर साल उसकी कितनी लीव सैलरी बनती है, 12. और हो सकता है कि उसने ईच एंड एवरी ईयर 5 लीव सैलरी का ही यूज किया है, यानी उसने 5 लीव सैलरी हर एक ईयर यूज किए, तो 12 60, और यहां पर कितनी होती है, 12 इंटू 12 यानी कि 10 मान लेते हैं, तो 10 है तो 5 यूज की है, तो तुम्हारे पास कितनी होगी, 120 में से ये कहता है कि मैंने 5 यूज की है तो कितनी होगी, 60, यानी कि अभी तुम्हारे पास कितनी बची हुई है, 60 लीव सैलरी और बची हुई है. इसका मींस ये जो लीव सैलरी है जो तुमने अर्न कर ली है, यानी कि इस पर तुमने अभी तक उसका यूज नहीं किया है, इस लीव सैलरी का, इतनी लीव सैलरी का यूज नहीं किया है, तो यहाँ पर ये जो तुमने 60 डेज जो है वो तुम्हारी पेड लीव थी बट तुमने नहीं लिए, तो इस पर एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को ऑन रिटायरमेंट पर क्या देता है, कुछ कंपनसेट देता है इन सैलरी, इन जो तुम्हारे पास लीव जो बची हुई है उनके अगेंस्ट में क्या करता है, तुम्हें कंपनसेट करता है, तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, तो उसे बोलते हैं लीव, अर्न लीव सैलरी. ओके. अब यहां पर तुम्हारे पास में अर्न लीव सैलरी के लिए दो कैटेगरी के एम्प्लॉय होते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक प्राइवेट एम्प्लॉय. तो यहां डिस्कस करते हैं अपन लीव सैलरी, लीव सैलरी सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A. ओके. एम्प्लॉय दो कैटेगरी होते हैं, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक प्राइवेट एम्प्लॉय. तो यहां पर तुम्हारे पास में गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय के बारे में डिस्कस करें तो पहली ऑप्शन है
कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉयर है उनको मिलने वाली लीव सैलरी क्या होती है, एग्जेप्टेड है पूरी की पूरी। तो यानी कि मैं यहां पर लिख रहा हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फिर नीचे लिख देता हूं एग्जेप्टेड या टैक्स फ्री। यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लीव सैलरी जितनी मिलती है वो सारी सारी क्या है, टैक्स फ्री है। बट अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उससे अगर लीव सैलरी मिल रही है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशंस है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो पूरी एग्जैक्ट है तो वहां पर मान लीजिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। बट जब तुम्हारी प्राइवेट एम्प्लॉय की बात करते हैं तो प्राइवेट एम्प्लॉय के अंदर दो कंडीशन होती है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। पहली क्या होती है, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, यानी कि सेवा काल के दौरान, यानी कि मैं लिख सकता हूं उसको तो हिंदी में भी सेवा काल के दौरान, यानी कि सर्विस के टाइम पर अगर तुम किसी टाइप की कोई भी लीव सैलरी रिसीव करते हो तो वो क्या हो गया, टैक्सेबल है। टैक्सेबल है इसके लिए फॉर ऑल एम्प्लॉय, याद रखना फॉर ऑल एम्प्लॉय, यहां पर इसे रखना टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। अब यहां पर गवर्नमेंट के लिए भी एंड प्राइवेट के लिए भी एक चीज याद रखना, ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जब तुम्हारे ड्यूरिंग सर्विस पीरियड यानी कि सेवा काल के दौरान तुम्हें लीव सैलरी मिलती है तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों के लिए क्या हो गई, टैक्सेबल होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट। अब यहाँ पर क्या हो गया, रिटायरमेंट के बाद में अगर तुम्हें कुछ मिलता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पर अगर तुम्हें किसी टाइप की कोई भी लीव सैलरी मिलती है तो उसमें क्या कंडीशंस होगी देखते हैं। देखो पहला है एट दी टाइम ऑफ रिटायरमेंट। देखो रिटायरमेंट के टाइम पर मिल रही है तो यहां पर मैंने क्या कहा था, ओनली प्राइवेट एम्प्लॉय, बट अगर सर्विस के दौरान मिलती है तो दोनों एम्प्लॉय के लिए। बट अगर तुम्हारे को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हो और तुम चाहो कि नहीं सर हमें समझ नहीं आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, ये तुम्हारा हो गया, देखो लीव सैलरी को इन दो पार्ट में बांटते हैं कि एक तो तुम्हारा हो गया ड्यूरिंग सर्विस पीरियड और एक एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट को फिर से दो पार्ट में बांट देते हैं। तो एक तो हो गया तुम्हारा प्राइवेट और एक तुम्हारा हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री, और प्राइवेट के लिए भी हम क्या करेंगे, उसके प्रोविजंस को देखेंगे। देखो प्राइवेट एम्प्लॉय अगर है तो फर्स्ट क्या होगा तुम्हारा, यहां पर लिख रहा हूं इसका पूरा एग्जाम्पल समझ लेना। फर्स्ट होगा एक्चुअल रिसीप्ट, यानी कि तुम कितना रिसीव कर रहे हो एक्चुअली, उसको हम फर्स्ट में यहां पुट करेंगे एक्चुअल रिसीप्ट। फिर तुम्हारे पास में सेकंड इसका प्रोविजन है एवरेज सैलरी इन 10 मंथ एवरेज सैलरी। अगला क्या हो गया, 10 मंथ एवरेज सैलरी, यानी कि हमें क्या निकालनी है, 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकालनी है। अगला क्या होगा तुम्हारे पास में एवरेज सैलरी इनटू लीव ड्यू। ओके, एवरेज सैलरी इनटू लीव ड्यू। तो यहां पर अगला तुम्हारा तीसरा क्या हो जाएगा प्रोविजन, एवरेज सैलरी इनटू लीव ड्यू। अब लीव ड्यू कैसे निकालोगे, तो इसके लिए तुम्हारे पास में फॉर्मूला होता है लीव ड्यू इक्वल्स टू, लीव ड्यू क्या होती है, यानी कि वो लीव जो तुमने अभी तक यूज नहीं की है तो उसे क्या अपन क्या बोलते हैं, लीव ड्यू। लीव क्रेडिट माइनस लीव अवेल, यानी कि तुमको कितनी मिली और तुमने कितनी ली, तो लीव
क्रेडिट माइनस लीव अवेयर, यानी तुमने कितनी ले ली और तुमको कितनी मिलती थी। ओके, और लास्ट तुम्हारे पास में क्या हो गया, फोर्थ स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट जो तुम्हारे पास में है, अमाउंट है स्टैंडर्ड लिमिट का 3 लाख रुपीस। तुम्हारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड अमाउंट है 3 लाख रुपीस। ओके, फर्स्ट क्या हो गई, एक्चुअल सैलरी, एक्चुअल रिसिप्ट कितना किया, सेकंड क्या हो गया 10 मंथ एवरेज सैलरी, थर्ड क्या हो गया एवरेज सैलरी इनटू लीव ड्यू। अब लीव ड्यू कैसे निकालते हैं, लीव क्रेडिट माइनस लीव अवे, और लास्ट क्या होता है फोर्थ स्टैंडर्ड लिमिट जो कितनी है 3 लाख रुपए। अब यहाँ पर सैलरी का मींस क्या होगा, तो यहाँ पर देखो तुम्हारी सैलरी का मींस होता है, सैलरी की डेफिनेशन है यहाँ पर, सैलरी इक्वल्स टू डीए इफ प्लस कमीशन परसेंटेज, यानी कि बेसिक प्लस डीए इफ प्लस बेसिक कमीशन परसेंटेज, ये तीनों तुम्हारी क्या होगी, सैलरी की डेफिनेशंस होगी। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं सैलरी इक्वल्स टू, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए इफ प्लस कमीशन परसेंटेज। ओके, देखो अब अपन ने क्या पढ़ लिया, सैलरी का डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक प्लस डीए इफ प्लस कमीशन परसेंटेज। तो यहाँ पर अब तुम्हें इसकी एग्जम्पशंस लिमिट निकालनी है कि एक्चुअल में कितना एग्जम्पशन मिलेगा, कितनी छूट मिलेगी। तो तुम्हारा एग्जम्पशन कितना मिलेगा, विच एवर इज लेस, यानी एक्चुअल रिसीव 10 मंथ एवरेज सैलरी और एवरेज सैलरी इनटू लीव ड्यू और स्टैंडर्ड लिमिट, इन सब में से जो भी कम होगी अमाउंट वो तुम्हारा क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी, विच एवर इज लेस। ये तुम्हारी क्या होगी, एग्जम्पशंस की लिमिट फॉर किसके लिए, लीव सैलरी के लिए, यानी कि अर्जित अवकाश वेतन के लिए। अब अगर किसी कर्मचारी को, अब कंडीशन देखना यह लिखी हुई है, अगर किसी एम्प्लॉय को ये कहता है कि 30 दिन से अधिक का अवकाश मिलता है, समझ रहे हो, यानी कि एक एम्प्लॉय को लीव सैलरी 30 दिन से ज्यादा मिल रही है, हो सकती है पॉसिबल है 30 दिन से ज्यादा मिल रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर उससे एक दिन एक तो अधिकतम कितनी हो गई 30 दिन, समझ रहे हो, अगर किसी एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय, उसे एक साल में 1 महीने से ज्यादा की लीव सैलरी मिल रही है, यानी कि उसे 60 दिन की लीव सैलरी मिल रही है एक साल में, तो यहां पर तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट कितनी है लीव सैलरी की, 30 डेज। इनकम टैक्स ये कहता है कि 30 दिन ही हम ये मानते हैं कि तुम्हारी लीव सैलरी रहेगी, बाकी अगले जो 30 दिन मिल रहे हैं वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल है, उस पर तुम वर्क नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लीव सैलरी में कितने हो गए, यानी मैक्सिमम डेज कितने होते हैं लीव सैलरी में एक साल के, 30 दिन, यानी 30 दिन ही हमारे पास अधिकतम समय दिन होते हैं, और उसी के ऊपर अपन क्या करते हैं, उसी के बेस पर अपन लीव सैलरी कैलकुलेट करते हैं कि अर्न लीव सैलरी कितनी हमें मिल रही है। ओके, अब सेवा की अवधि को कंप्लीटेड सर्विस ईयर में लेंगे, यानी कि सर्विस जो हमने टाइम ऑफ सर्विसेज बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे, कंप्लीटेड सर्विस, यानी कि जितने साल तुमने कंप्लीट किए उन्हीं की लीव सैलरी, उन्हीं की लीव को हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज होता है तुमने किसी ईयर में 6 मंथ काम करके फिर रिटायरमेंट ले लिया, तो वो ईयर पूरा काउंट नहीं होगा, जितने ईयर तुमने कंप्लीट किए उन्हीं ईयर्स को हम क्या मानेंगे, उन्हीं ईयर की लीव जो है उन्हीं को हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, और एवरेज सैलरी का मीन्स हुआ कि रिटायरमेंट से जस्ट पहले वाले 10 मंथ की सैलरी, यानी कि क्या हो गया, मैं आज अगर 1 अप्रैल 2020 को रिटायरमेंट लेता हूं, तो मेरा लास्ट वर्किंग डेज क्या हुआ, 31 मार्च, तो यानी कि 31 मार्च से पहले के 10 मंथ मेरे लिए क्या हो जाएंगे, एवरेज सैलरी है। ये अपन ने एचआर क्या कहते हैं, ग्रेजुएटी पढ़ा था, याद हो, ग्रेजुएटी में हमारे पास क्या था, एवरेज सैलरी थी
और वहां पर भी अपन ने क्या लिया था 10 मंथ की सैलरी ली थी। तो यहाँ पर भी यही लेना है कि जब रिटायरमेंट होता है उससे जस्ट पहले वाले 10 मंथ की सैलरी को अपन क्या मानते हैं, एवरेज सैलरी मानते हैं। ओके, तो आज हमने क्या डिस्कस किया था, लीव सैलरी का प्रोविजन। लीव सैलरी में दो कैटेगरी के, पहले होता है कि दो टाइप की लीव सैलरी मिलती है, तो ड्यूरिंग सर्विस पीरियड और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर ड्यूरिंग सर्विस पीरियड कोई सैलरी मिलती है तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा, टैक्सेबल है। प्राइवेट को मिले या फिर गवर्नमेंट को मिले, दोनों के लिए क्या टैक्सेबल है। बट अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स फ्री है। बट प्राइवेट को अगर मिलती है तो उसके लिए तुम्हारी एक्चुअल रिसीव्ड 10 मंथ एवरेज सैलरी इनटू लीव ड्यू, और लास्ट है स्टैंडर्ड लिमिट 3 लाख। इन तीनों में से, चारों में से जो भी कम अमाउंट होगी वो तुम्हारी क्या होगी, एग्जेम्पशन अमाउंट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया आज का टॉपिक। कल हम इसके ऊपर क्या, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। ओके, आप और तुम्हारे को आज तक के नोट सारे आज भेज दिए जाएंगे, जो भी नोट्स हैं आज तक के वो सारे नोट्स तुम्हारे भेज देंगे, तो उसको तुम क्या करो, कंप्लीट कर दो। ओके, और असाइनमेंट के लिए, असाइनमेंट तुम्हारे 4 अपन ने कंप्लीट कर दिए। आज तुम्हारे को 3 असाइनमेंट और सेंड कर दिए जाएंगे, तो तुम्हारे टोटल कितने हो जाएंगे, 7 असाइनमेंट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।